अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम इंडोनेशियन हॉरर मूवी अलास रोबन को एक्सप्लेन करने वाले हैं। यह मूवी हमें एक शापित जंगल में ले जाती है जहां रहस्यमयी हादसे, बुरी रूहें और डरावनी कहानियां अंधेरे में हमारा इंतजार कर रही होती हैं। कहानी और भी ज्यादा भावुक तब हो जाती है जब एक माँ अपनी बेटी को एक बेहद ताकतवर रूहानी ताकत से बचाने के लिए लड़ती है। लेकिन मूवी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें और इस वीडियो को लाइक कर दें क्योंकि आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तो चलिए बिना समय गंवाए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। कहानी शुरू होती है एक घने और सुनसान जंगल के बीच से। रात का वक्त होता है और एक आदमी अपने स्कूटर पर घर लौट रहा होता है। चारों तरफ गहरा अंधेरा होता है और जंगल से सरसराहट की आवाजें आ रही होती हैं। तभी अचानक उसका स्कूटर बीच रास्ते में बंद हो जाता है। आदमी परेशान होकर इधर उधर देखता है। तभी उसकी नजर पास में मौजूद एक पुराजीब दुकान पर पड़ती है जो जैसे अचानक कहीं से वहां आ गई हो। वह अपना स्कूटर धकेलकर उस दुकान तक ले जाता है और वहां खड़ी एक औरत से प्लास मांगता है। वह औरत बिना कुछ बोले उसे प्लास दे देती है। कुछ कोशिशों के बाद उसका स्कूटर स्टार्ट हो जाता है और वह वहां से चला जाता है। लेकिन असली डर तब शुरू होता है जब वह प्लास वापस करने के लिए पीछे मुड़कर देखता है। जहां अभी कुछ पल पहले दुकान और वह औरत खड़ी थी, वहां अब सिर्फ खाली और सुनसान जंगल था। न कोई दुकान थी, न कोई इंसान। यह देखकर वह आदमी डर जाता है और तुरंत अपना स्कूटर लेकर वहां से भाग जाता है। उसी सुनसान रास्ते पर एक ट्रक ड्राइवर भी गाड़ी चला रहा होता है। नींद और थकान से बचने के लिए उसने धीमी आवाज में म्यूजिक लगाया हुआ होता है। जैसे जैसे रात गहरी होती है, अचानक उसके सामने घना कोहरा छा जाता है जिससे पूरा रास्ता धुंधला हो जाता है। दूसरी तरफ स्कूटर वाला आदमी अभी भी डर की हालत में होता है। तभी उसे अपने कानों में एक डरावनी हंसी सुनाई देती है। पहले उसे लगता है कि शायद यह उसका वहम है, लेकिन जैसे ही वह साइड मिरर में देखता है, उसकी सांसें रुक जाती हैं। उसके पीछे एक डरावनी औरत बैठी होती है जिसका चेहरा पीला होता है और उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान होती है। वह औरत लगातार जोर जोर से हंस रही होती है। अब वह आदमी पूरी तरह डर जाता है और स्कूटर की स्पीड बढ़ा देता है। इधर ट्रक ड्राइवर के साथ भी चलती हुई लाशें दिखाई देती हैं। कोहरे में उसे सड़क पर चलती हुई लाशें दिखाई देती हैं। यह देखकर वह डर जाता है और ट्रक की स्पीड बढ़ा देता है। फिर अचानक अगले ही पल ट्रक ड्राइवर और स्कूटर वाला आदमी आमने सामने आ जाते हैं। अंधेरी रात में एक भयानक हादसा होता है। हादसा इतना खतरनाक होता है कि स्कूटर वाला आदमी सीधे ट्रक के पहियों के नीचे कुचला जाता है और मौके पर ही दर्दनाक मौत मर जाता है। इसके बाद कहानी बताती है कि यह कोई आम रास्ता नहीं था, बल्कि एक शापित रास्ता था। रात के समय जो भी इंसान इस रास्ते से गुजरता था वो किसी न किसी भयानक हादसे का शिकार हो जाता था। इसी वजह से कोई भी रात में वहां से गुजरना नहीं चाहता था। इस बदनाम और रहस्यमयी जंगल का नाम था अलास रोबन। यहां से कहानी शिफ्ट होती है पेकालोंगन टाउन की तरफ, जहां सीता नाम की एक औरत अपनी बेटी गेंडिस के साथ बस स्टैंड की तरफ जा रही होती है। गेंडिस की आंखों में परेशानी होती है जिसकी वजह से उसे बहुत कम दिखाई देता है। सीता को अभी हाल ही में सेमारंग टाउन में एक नई नौकरी मिली होती है और वह उम्मीद करती है कि इस नौकरी के पैसों से वह अपनी बेटी की आंखों का ऑपरेशन कर सकेगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बस स्टैंड पहुंचते पहुंचते सीता थोड़ी लेट हो जाती है और सेमारंग जाने वाली आखिरी बस उसके सामने से निकल जाती है। उसे अगले ही दिन नौकरी ज्वाइन करनी थी। बस छूटने पर सीता बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि यह उसकी बेटी के इलाज का आखिरी मौका था। तभी एक प्राइवेट बस का कंडक्टर सीता के पास आता है और उसकी मदद करने की बात करता है। वो सीता से परेशानी की वजह पूछता है। सीता उसे अपनी मजबूरी बताती है। कंडक्टर उसे एक हल बताता है कि अगर वो उसे डबल किराया दे दे तो वह ड्राइवर से बात करके उसे सेमारंग टाउन तक छोड़ देगा। अपनी बेटी के भविष्य के लिए सीता बिना सोचे समझे डबल किराया दे देती है। लेकिन जब कंडक्टर यह बात ड्राइवर को बताता है तो ड्राइवर के चेहरे पर साफ डर दिखाई देने लगता है। सेमारंग पहुंचते पहुंचते रात हो जाती और रास्ते में उन्हें उसी शापित जंगल अलास रोबन से गुजरना पड़ता। वही डरावना जंगल और वही खतरनाक रास्ता। शुरू में ड्राइवर मना करता है, लेकिन डबल किराए का लालच उसके डर पर भारी पड़ जाता है और फिर
शुरू होता है वह सफर जो जैसे कभी खत्म ही नहीं होने वाला था। बस आखिरकार पेकालोंगन से निकलती है और सीता और गेंडिस के अलावा 4 और यात्रियों को लेकर सेमारन की तरफ रवाना हो जाती है। जैसे जैसे रात गहरी होती है, बस अलास रोबन के जंगल में दाखिल हो जाती है। चारों तरफ खामोशी और अंधेरा होता है। ड्राइवर को छोड़कर बाकी सभी यात्री सो रहे होते हैं। लेकिन तभी एक यात्री कंडक्टर से कहता है कि वे लोग इसी रास्ते से 2 बार गुजर चुके हैं, क्योंकि उसने वही पुराना अलास रोबन वाला साइन फिर से देखा है। कंडक्टर उसे समझाता है कि शायद वो डर की वजह से कुछ सोच रहा होगा। लेकिन तभी ड्राइवर अचानक एक डरावनी औरत को देखता है। डर से उसके हाथ कांपने लगा देता है। झटके से सारे यात्री जाग जाते हैं और घबराकर पूछते हैं कि क्या हुआ। ड्राइवर पसीने से भीग चुका होता है। उसे लगता है कि शायद बस के नीचे कोई आ गया है। वह घबराते हुए बस से उतरता है और आगे जाकर चेक करता है, लेकिन वहां जो वह देखता है उससे उसका गला सूख जाता है। बस के आगे खून से भरे हाथों के निशान बने होते हैं, जैसे किसी ने अपने खून से सने हाथ बस के सामने दे मारे हों। यह देखकर ड्राइवर और ज्यादा डर जाता है। इसी बीच बस में मैकेनिकल प्रॉब्लम भी आ जाती है और कंडक्टर को मजबूरी में बस ठीक करनी पड़ती है। जबकि ड्राइवर एक कोने में डरा हुआ बैठा रहता है। उसके दिमाग में वही डरावना नजारा बार बार घूम रहा होता है और वह समझ नहीं पा रहा होता कि उसने सच में क्या देखा था। अब क्योंकि बस रुक चुकी होती है, सारे यात्री नीचे उतर जाते हैं। इसी दौरान गेंडिस को वॉशरूम जाना होता है, इसलिए उसकी मां सीता ड्राइवर से टॉर्च मांगती है और अपनी बेटी का हाथ पकड़कर जंगल की तरफ चल पड़ती है, जबकि उन्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। उन्हें जंगल की तरफ जाते देखकर ड्राइवर घबराई हुई आवाज में कहता है कि ज्यादा अंदर मत जाना, क्योंकि यह जंगल ठीक नहीं लग रहा। सीता धीरे धीरे गेंडिस को लेकर जंगल के अंदर जाती है। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें एक पुराना ठिकाना दिखाई देता है, जहां कुछ अजीब लोग खामोशी से बैठकर खाना खा रहे होते हैं। उनके चेहरों पर अजीब सी खामोशी और बेचैनी होती है। कोई भी देखकर समझ सकता था कि वे आम लोग नहीं हैं, लेकिन सीता इस बात को नजरअंदाज कर देती है। सीता वहां खड़ी एक रहस्यमय औरत से वॉशरूम इस्तेमाल करने की इजाजत मांगती है। वह औरत बिना कुछ बोले उसे वॉशरूम की तरफ इशारा कर देती है। सीता गेंडिस को वॉशरूम के अंदर भेजती है और बाहर खड़ी होकर उसका इंतजार करने लगती है। लेकिन जैसे ही गेंडिस अंदर जाती है, उसे किसी के फुसफुसाने की डरावनी आवाज सुनाई देती है। गेंडिस डर जाती है और खामोश हो जाती है। तभी पीछे से एक रूह अपना हाथ बढ़ाकर गेंडिस का चेहरा पकड़ लेती है। बाहर खड़ी सीता को भी कुछ अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं। वो एक सफेद बंदर देखती है, जो काफी अजीब होता ही है। जब काफी देर तक अंदर से कोई आवाज नहीं आती तो सीता परेशान हो जाती है और गेंडिस को आवाज देती है। उसी पल वॉशरूम का दरवाजा धीरे धीरे खुलता है और सामने गेंडिस खड़ी होती है। लेकिन अब उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान होती है और उसकी आंखें पूरी खुली हुई होती हैं। उसकी मासूमियत गायब हो चुकी होती है। यह देखकर हम समझ जाते हैं कि शायद किसी रूह ने गेंडिस पर कब्जा कर लिया है। थोड़ी देर बाद सीता और गेंडिस वापस उस झोपड़ी जैसी जगह पर आती हैं, जहां उस औरत ने उन्हें फल खाने पर मजबूर किया था। गेंडिस और वह औरत एक दूसरे को इस तरह देखती हैं जैसे उनके बीच कुछ अजीब चल रहा हो। इसके बाद वे उस औरत का शुक्रिया अदा करती हैं और वहां से चली जाती हैं। लेकिन जैसे ही वे वहां से निकलती हैं, वो झोपड़ी अचानक गायब हो जाती है, ठीक वैसे ही जैसे मूवी की शुरुआत में वो दुकान गायब हुई थी। सीता को इस बात का कोई अंदाजा नहीं होता। फिर दोनों बस में बैठ जाती हैं, लेकिन अब बस में उनके साथ कुछ और लोग भी होते हैं। वे इंसान नहीं बल्कि रूहें होती हैं, जो हम लोगों को तो दिखाई देती हैं, लेकिन बस के लोगों को नहीं। अगली सुबह बस सेमारंग पहुंचती है, जहां सीता की नौकरी असल में एक अस्पताल की मोर्चरी में एडमिनिस्ट्रेटर की होती है। एक डॉक्टर आकर उसे उसके काम के बारे में बताता है। वहीं सीता की मुलाकात एंटो से होती है। एंटो वही आदमी होता है जिसने उसे यह नौकरी दिलवाई होती है, और वो सीता की कजिन टीका का दोस्त भी होता है। अस्पताल से निकलकर सीता अपनी कजिन टीका के घर जाती है, जहां अब उसे और गेंडिस को रहना था। रास्ते में उसे पता चलता है कि अलास रोबन का रास्ता शापित माना जाता है और पिछली रात वहां एक भयानक हादसा हुआ था। यह सुनकर सीता हैरान रह जाती है। शायद लोग उसी शुरुआत वाले हादसे की बात कर रहे थे। घर पहुंचने के बाद सीता टीका का शुक्रिया अदा करती है कि उसने उसके पति की अचानक मौत के बाद उसकी इतनी मदद की।
इसी बीच गेंडिस दोनों बहनों के पीछे एक रूह के साथ चुपचाप खेल रही होती है, लेकिन सीता और टीका को इस बात का कोई पता नहीं होता। उसी रात जब सीता नहाकर बाहर आती है तो वो गेंडिस को एक कमरे में जाते हुए और किस्ते बातें करते हुए देखती है। गेंडिस कहती है कि जब उसकी आंखें ठीक हो जाएंगी तो वह अपनी माँ और आंटी टीका के साथ पूरी दुनिया घूमेगी। तभी टीका सीता के पास आकर खड़ी हो जाती है, जिससे सीता डर जाती है क्योंकि उसे लगा था कि गेंडिस अंदर टीका से बात कर रही है। सीता घबराकर बंद दरवाजे के नीचे से देखती है और गेंडिस के पैरों के पास किसी और के पैर देखती है। सीता तुरंत दरवाजा खोलती है, लेकिन अंदर उसे गेंडिस अकेली सोती हुई मिलती है। वह राहत की सांस लेती है और खिड़की बंद कर देती है, लेकिन जो उसने देखा था वह सच था। वहां गेंडिस के साथ कोई रूह जरूर मौजूद थी। अगली सुबह सीता अपने काम पर जाती है और टीका गेंडिस का ख्याल रख रही होती है। लंच के दौरान टीका देखती है कि गेंडिस चुपचाप अपनी ड्राइंग बुक में कुछ बना रही है। जब टीका उस ड्राइंग को देखती है तो उसे कुछ अजीब लगता है। ड्राइंग में घने जंगल के बीच एक बस खड़ी होती है, बिल्कुल उसी तरह जैसे उस रात अलास रोबन के जंगल में हुआ था। लेकिन गेंडिस की नजर इतनी कमजोर है कि वह ठीक से देख भी नहीं सकती। फिर उसने इतनी सही और डिटेल वाली ड्राइंग कैसे बना ली? टीका हैरान रह जाती है। तभी गेंडिस धीरे से अपना चेहरा घुमाती है। उसकी आवाज अब बच्चों जैसी नहीं होती बल्कि भारी और डरावनी हो जाती है। वह टीका से डरावनी आवाज में कह कि यहां से निकल जाओ, इधर अस्पताल में। सीता पुराने मरे हुए लोगों की फाइलें चेक कर रही होती है। उसे एक डराने वाला पैटर्न दिखाई देता है। उन सभी की मौत अलास रोबन के जंगल में हुई थी, जैसे यह जंगल हर साल रात के समय अपने नए शिकार चुनता हो। तभी एंटो बाहर आकर उसे बताता है कि पुलिस को एक कंकाल मिला है। जब सीता पूछती है कि वह कंकाल कहाँ मिला, तो वहां मौजूद एक औरत बड़े आराम से कहती है कि वह उसी जगह मिला है जहां सीता ने सफेद बंदर देखा था। उस औरत का नाम एमा होता है। यह सुनकर सीता हैरान रह जाती है, क्योंकि उसने सफेद बंदर के बारे में किसी को नहीं बताया था। इसलिए सीता एमा से पूछती है कि उसे यह बात कैसे पता। अब इस वजह से उस रात की सारी बातें सीता के दिमाग में दोबारा चलने लगती हैं। सीता फिर एंट आता कि 2 रात पहले की बस भी अलास रोबन में खराब हो गई थी। यह सुनकर एंटो का रोबन में खराब हो गई थी। यह सुनकर एंटो का चेहरा पीला पड़ जाता है। वह डरते हुए बताता है कि अलास रोबन में रात के वक्त किसी गाड़ी का खराब होना बहुत बुरा संकेत माना जाता है। इसके बाद कहानी एक और डरावनी रात की तरफ बढ़ती है। सब लोग गहरी नींद में सो रहे होते हैं। अचानक गेंडिस डरकर जाग जाती है और अपनी मां सीता को उठाने की कोशिश करती है। सीता जागती है तो गेंडिस डरते हुए कहती है कि वे लोग आ रहे हैं। सीता देखती है कि गेंडिस का शरीर तेज बुखार से तप रहा है। उसे लगता है कि शायद तेज बुखार की वजह से गेंडिस अजीब बातें कर रही है, इसलिए वह पानी लेने किचन की तरफ चली जाती है। लेकिन जैसे ही सीता कमरे से बाहर जाती है, गेंडिस कुछ डरावने सायों को अपनी तरफ आते देखती है। उन रूहों के चेहरे साफ नहीं दिखाई देते, लेकिन उनकी डरावनी मौजूदगी गेंडिस को डर से जमा देती है। फिर कोई अनदेखी ताकत उसे किचन की तरफ खींचती है। वहां खिड़की के बाहर गेंडिस उसी रहस्यमयी औरत को देखती है जिसने ताज पहना हुआ होता है। यह वही औरत होती है जिससे वे जंगल में मिले थे। उसका शांत चेहरा और डरावनी आंखें गेंडिस को अंदर तक हिला देती हैं। उसकी रूह कांप उठती है। तभी पीछे से सीता आती है और गेंडिस को वापस कमरे में ले जाकर सुला देती है। लेकिन अब हमें गेंडिस में कुछ अजीब बदलाव नजर आने लगते हैं, जैसे उसका डर पहले जैसा नहीं रहा। अगली सुबह सीता गेंडिस के बाल बना रही होती है और फिर उसे अस्पताल जाना होता है। टीका भी घर आ जाती है ताकि वो गेंडिस का ख्याल रख सके। बातों बातों में सीता उसे बताती है कि कल रात बुखार की वजह से गेंडिस नींद में बातें कर रही थी है। तभी टीका उसे गेंडिस की बनाई हुई ड्राइंग दे जाती है। सीता उस ड्राइंग को देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि गेंडिस ने उस ड्राइंग को वही जंगल बनाया था जिसे वो ठीक से देख भी नहीं पाई थी। अब सीता को भी एहसास होने लगता है कि अलास रोबन की वो रात अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि कुछ उनके साथ वापस आ गया है। अस्पताल पहुंचकर सीता एंटो से एक अजीब सवाल पूछती है कि क्या अलास रोबन के जंगल में किसी औरत का खाने वाला ठिकाना या झोपड़ी है। यह सुनकर एंटो पूरी तरह गंभीर हो जाता है। इधर घर का माहौल और ज्यादा डरावना होता जा रहा होता है। जब टीका गेंडिस के कमरे के पास से गुजरती है तो गेंडिस मुस्कुराते हुए किसी से बात कर रही होती है। टीका उससे पूछती है कि वह किससे बात कर रही है। गेंडिस जवाब देती है कि वह खाने वाली झोपड़ी की मालकिन से बात कर रही है, लेकिन टीका को वहां कोई दिखाई नहीं देता।
हालात को शांत करने के लिए टीका उसके साथ हाइड एंड सीक खेलने लगती है। उसे लगता है कि शायद गेंडिस बुखार की वजह से खुद से बातें कर रही होगी। हाइड एंड सीक खेलते हुए टीका घर के कोनों में गेंडिस को ढूंढ रही होती है। अचानक पर्दों के पीछे उसे एक भयानक चेहरा दिखाई देता है। यह देखकर टीका का दिल बैठ जाता है और उसकी सांस रुकने लगती है, लेकिन वह खुद को समझाते हुए इसे अपना वहम समझती है और आगे बढ़ जाती है। टीका फिर से गेंडिस को ढूंढने लगती है, जबकि गेंटिस अजीब तरीके से उसके पीछे दौड़ रही होती है और छिप रही होती है, जैसे वो किसी के काबू में हो, जैसे वो कोई सामान्य बच्ची नहीं बल्कि कुछ और हो। सबसे बड़ी बात यह है कि उसे सांप दिखाई भी नहीं देता, फिर भी देखो वो कैसे खेल रही है। अचानक गेंटिस डाइनिंग टेबल के चारों तरफ घूमने लगती है। टीका उसके इस अजीब व्यवहार से सच में डर जाती है और उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तभी गेंटिस उसे इतना जोर से धक्का देती है कि टीका सीधे डाइनिंग टेबल पर जा गिरती है। इसके कारण टेबल का शीशा टूटकर बिखर जाता है और टीका के हाथ पर गहरी चोट लग जाती है। टीका दर्द से चीख उठती है। तभी गेंडिस धीरे से उसकी तरफ देखती है और अजीब मुस्कान के साथ कहती है, मैं गेंडिस नहीं हूं। इतना कहकर वह जोर जोर से हंसने लगती है और उसकी हंसी पूरे घर में गूंजने लगती है। उसकी आंखें कुछ पलों के लिए काली हो जाती हैं, फिर गेंडिस वापस सामान्य हो जाती है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इस सब के बाद टीका तुरंत सीता को फोन करके घर बुलाती है। जैसे ही सीता आती है, वह अपनी बहन के घायल हाथ पर पट्टी करती है। टीका उसे बताती है कि गेंडिस पर कोई अजीब और कुदरती नहीं बल्कि ए ताकत का असर है, जो कि रूहानी ताकत का असर है, जो एक छोटी बच्ची के लिए समझ से बाहर है। यह सुनकर सीता का डर और चिंता बढ़ जाती है। अब वह मानने लगती है कि अलास रोबन के अंदर गेंडिस के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ था। उस रात जब सब लोग सो रहे होते हैं, गेंडिस को फिर से डरावने वहम और बुरे सपने आने लगते हैं। उसके सामने अलास रोबन के जंगल की डरावनी चीजें और कई रूहें अंधेरे में उसकी तरफ बढ़ रही होती हैं। डर के मारे गेंडिस अचानक जोर से चीखती है। उसकी चीख सुनकर सीता भी नींद से जाग जाती है। सीता देखती है कि गेंडिस को फिर से तेज बुखार है। उसे शांत करने के बाद सीता पानी लेने कमरे से बाहर जाती है, लेकिन गेंडिस अकेली रह जाती है। अचानक उसके सामने एक डरावनी रूह आती है, धीरे से उसका हाथ पकड़ती है और उसे पास वाले कमरे की एक पुरानी अलमारी की तरफ ले जाती है। इसी दौरान गेंडिस एक और भयानक नजारा देखती है। उसे लगता है कि वह फिर से अलास रोबन के जंगल में पहुंच गई है। जैसे ही असली दुनिया में अलमारी का दरवाजा खुलता है, वैसे ही उसके सपने में जंगल के बीच मौजूद एक रहस्यमयी झोपड़ी का दरवाजा भी खुल जाता है। दरवाजे के पीछे से रूहें उसकी तरफ बढ़ने लगती हैं और उन सबके पीछे वही रहस्यमयी औरत खड़ी होती है, जिससे सीता और गेंडिस उस रात जंगल के रेस्टोरेंट जैसी जगह पर मिली थी जहां उन्होंने फल खाए थे। इस बार उसका रूप और भी ज्यादा डरावना होता है। उसके हाथ भयानक होते हैं और वह लगातार गेंडिस को अपनी तरफ बुला रही होती है। यह देखकर गेंडिस बुरी तरह चीखने लगती है। उसकी आवाज सुनकर उसकी मां सीता कमरे में भागकर आती है और अपनी बेटी को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन अब गेंडिस बहुत डरी हुई होती है क्योंकि उसे कमरे के हर कोने में अजीब चेहरे दिखाई दे रहे होते हैं जो उस पर हंस रहे होते हैं। हालात की गंभीरता समझकर टीका और सीता एक महिला रूहानी जानकार को बुलाती हैं। वह गेंडिस पर कुछ रूहानी अमल करती है और उसके कान में कहती है, अगर कोई तुम्हें बुलाए तो उसके साथ मत जाना। बाद में वह औरत टीका को पानी की 2 बोतलें देती है। शायद वह दम किया हुआ पानी था। एक बोतल गेंडिस को पिलाने के लिए थी और दूसरी पूरे घर में छिड़कने के लिए। तभी एंटो वहां आता है। एंटो सीता को बताता है कि जिस औरत और जिस रेस्टोरेंट जैसी जगह को उन्होंने अलास रोबन में देखा था, वह असल में मौजूद ही नहीं है। वहां न कोई दुकान थी, न कोई झोपड़ी, न कोई आबादी। वह सब रूहानी ताकतें थी जिन्होंने शायद सीता और गेंडिस को अपना शिकार बना लिया था। वह सोचती है कि यह सब कैसे हो गया। फिर एंटो अपनी दुखभरी कहानी सुनाता है। कई साल पहले उसकी पत्नी और बेटी की बस भी अलास रोबन के जंगल के पास खराब हो गई थी। वे अचानक गायब हो गईं और लगभग 1 महीने बाद उनकी लाशें मिली। इसी वजह से एंटो को यकीन होता है कि यह मामला किसी आम बीमारी से कहीं ज्यादा गंभीर है। उसके अनुसार अब उन्हें एक ताकतवर रूहानी गुरु उस्ताद माबा की मदद लेनी होगी। लेकिन उसी पल वही ताज पहनी हुई औरत गेंडिस के कमरे में दिखाई देती है और उसे अपने पास आने का इशारा करती है।
अचानक गेंडिस का शरीर अकड़ जाता है और वह बेहोश हो जाती है। उसे फिर से वही सापित बस दिखाई देने लगती है जिसमें वह उस रात बैठी थी। बस की खिड़कियों के बाहर बहुत सारी लाशें खड़ी उसे घूर रही होती हैं और डर के मारे गेंडिस अपनी मां को आवाज देने लगती है। इसका मतलब था कि उसकी रूह उसके शरीर से निकलकर किसी दूसरी दुनिया में जा चुकी थी जहां ये सब रूहें रहती थी। उसकी आवाज सुनकर सीता, टीका और एंटो उस कमरे में दौड़कर आते हैं जहां गेंडिस दर्द से तड़प रही होती है। टीका तुरंत पानी की बोतल खोलकर उसे पिलाती है, लेकिन उस पानी का कोई असर नहीं होता। इसका मतलब था कि यह ताकत बहुत खतरनाक थी। एंटो समझ जाता है कि समय बहुत कम है। वह सबको बताता है कि गेंडिस को बचाना होगा, हमें अभी उस्ताद माबा के पास जाना होगा। बिना समय बर्बाद किए सब लोग गेंडिस को एंटो की एम्बुलेंस में डालते हैं और अंधेरी रात में उस्ताद में माबा का घर के लिए निकल पड़ते हैं, क्योंकि वही आखिरी उम्मीद है। उस्ताद माबा गेंडिस की हालत देखकर तुरंत समझ जाते हैं कि उस पर कब्जा किया गया है और कोई ताकत उसकी रूह को अपने काबू में लेना चाहती है। वह तुरंत रूहानी अमल शुरू करते हैं। गेंडिस का शरीर जोर जोर से कांपने लगता है। गेंडिस के अंदर मौजूद बुरी रूह भयानक आवाज में कहती है कि वह इस लड़की की रूह ले जाएगी और कोई उसे रोक नहीं पाएगा। लेकिन उस्ताद माबा हार नहीं मानते। वह लगातार मजहबी आयतें पढ़ते रहते हैं। आखिरकार वह कुछ देर के लिए उस बुरी रूह को गेंडिस के शरीर से निकालने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। जैसे ही वह रूह गेंडिस के शरीर से निकलती है, वह टीका के शरीर में दाखिल हो जाती। टीका की आंखें खुलते ही उसकी आवाज पूरी तरह बदल जाती है। वह खतरनाक ताकत चीखते हुए कहती कि वह गेंडिस की रूह लेकर रहेगी और फिर जोर जोर से हंसने लगती है। अब साफ हो जाता है कि यह कोई आम भूत या रूह नहीं, बल्कि बेहद ताकतवर चीज है जिसने गेंडिस को गहराई से अपने कब्जे में लिया हुआ है। असल में वह गेंडिस की रूह चाहती थी। उस्ताद माबा अपनी पूरी ताकत लगाकर आयते पढ़ते हैं और आखिरकार उस ताकत को टीका के शरीर से भी निकाल देते हैं, लेकिन इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। टीका बेहोश हो जाती है, उस्तद में खून निकलने लगता है। यह साफ बताता है कि यह बुरी ताकत कितनी खतरनाक है। यह देखकर सीता टूट जाती है और टीका को पुकारते हुए रोने लगती हैं। कुछ ही पलों बाद टीका को होश आ जाता है और दोनों बहनें एक दूसरे को गल लगा लेती हैं। फिर उनकी नजर गेंडिस पर जाती है, जो अभी भी सीता की बाहों में बेहोश पड़ी होती है। उसके बाद उस्ताद माबा एक और भी खतरनाक सच्चाई बताते हैं। वह कहते हैं कि गेंडिस पर गॉडेस रारस का असर है, जो अलास रोबन की निगहबान ताकत है। उसकी ताकत इतनी ज्यादा है कि उस्ताद माबा खुद भी उसके सामने कुछ नहीं कर सकते। यह सुनकर सब लोग टूट जाते हैं। उनकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाती है। मजबूर होकर वे गेंडिस को घर वापस ले जाते हैं। रात में सीता अपनी बेहोश बेटी के पास बैठी रो रही होती है। वह उससे माफी मांगती है कि वह उसे कभी बेहतर जिंदगी नहीं दे सकी और हमेशा उसे मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अगली सुबह अस्पताल पहुंचने पर सीता को एक और झटका लगता है। एक नई लाश आती है और जब सीता उसका चेहरा देखती है तो वह दंग रह जाती है। वह लाश उसी बस ड्राइवर की होती है जिसकी बस में बैठकर वह इस शहर आई थी। पता चलता है कि वह ड्राइवर पिछली रात फिर से अलास रोबन से गुजर रहा था और एक हादसे में मारा गया। इतनी मौतें और ये रूहानी घटनाएं देखकर सीता पूरी तरह टूट जाती है। उसे समझ आ जाता है कि मामला बहुत बड़ा है, लेकिन उसी रात उसके साथ भी अजीब चीजें होने लगती हैं। सोते हुए उसे वही रूहें और डरावने चेहरे दिखाई देने लगते हैं जो अब तक सिर्फ गेंडिस को दिखाई देते थे। वह डरकर जागती है और देखती है कि गेंडिस उसके पास नहीं। घबराकर वह उसे ढूंढने लगती है। हॉल में पहुंचकर वह देखती है कि गेंडिस चुपचाप बैठकर एक तस्वीर बना रही है। उस तस्वीर में वही सफेद बंदर होता है जिसे सीता ने अलास रोबन के जंगल में देखा था। जब सीता उसके पास जाती है तो गेंडिस अचानक रोने लगती है और कहती है कि उसकी मां उससे प्यार नहीं करती क्योंकि वह अंधी है। सीता उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन गेंडिस गुस्से में अपनी ही आंख को नुकसान पहुंचाने लगती है। यह देखकर सीता डर के मारे चीखती है और उसी पल उसकी आंख खुल जाती है। यह सब एक वहम था, एक बुरा सपना। लेकिन सबसे डरावनी बात यह होती है कि जब उसे होश आता है तो गेंडिस के हाथ में एक मुड़ा हुआ कागज होता है। जब सीता उसे खोलती है तो उसमें वही सफेद बंदर बना होता है जिसे उसने अभी अपने सपने में देखा था। अब सीता समझ नहीं पाती कि सच क्या है और वहम क्या है।
अगली सुबह वह यह ड्राइंग एंटो और टीका को दिखाती है। दोनों बताते हैं कि सफेद बंदर असल में अलास रोबन के जंगल की एक पुरानी और डरावनी कहानी से जुड़ा है। जिस किसी को भी यह दिखाई देता है उसके साथ कुछ बुरा होना तय माना जाता है। तभी सीता को अचानक मिसेज एमा याद आती है, जिसने पहले भी सफेद बंदर के बारे में बात की थी। यह सोचकर कि शायद वही उनकी आखिरी उम्मीद हो सकती है, एंटो और टीका के साथ सीता तुरंत एंटो की एम्बुलेंस में बैठती है और मिसेज एमा के घर जाती है। लेकिन जैसे ही एमा गेंडिस को देखती है वह दुखी होकर कहती है कि तुम लोग बहुत देर कर चुके हो। इसके बाद एमा अलास रोबन के जंगल का असली और डरावना इतिहास बताना शुरू करती है। अब दोस्तों, गॉडेस रारस की असली कहानी सामने आती है। उसके अनुसार यह जंगल कभी किसी भी आम जंगल की तरह शांत था, लेकिन फिर बाहू रेक्सो नाम का एक आदमी वहां आया। उस समय के बादशाह के कहने पर उसने जंगल की जंगली शांति को भंग किया। उसने जंगल की रूहों और बुरी ताकतों को अपने काबू में करने की कोशिश की ताकि बादशाह उन पर हुकूमत कर सके। बाद में जब गुलामी का दौर आया तो ये जंगल एक ऐसी जगह बन गया जहां हजारों लाशें फेंकी जाने लगीं। सदियों तक मौत और गुनाह का बोझ सहते सहते इस जंगल की निगाहबान ताकत गॉडेस रारस नाराज हो गई। उस दिन के बाद से जो भी रात में अलास रोबन से गुजरता था वह उसकी डरावनी दुनिया में खिंच जाता था। मतलब अब वह किसी की गुजारिश नहीं सुनती थी। जो भी उसके सामने आता वह उसे खत्म करके अपनी दुनिया का हिस्सा बना लेती थी। सीधी बात यह थी कि जो भी वहां दाखिल हो गया वह अपनी गलती की कीमत चुकाता था और बचकर नहीं जाता था। एमा फिर बताती है कि उस रात गेंडिस पर गॉडेस रारस का असर हो गया था। एंटो डरते हुए पूछता है कि क्या अब उसे बचाने का कोई रास्ता नहीं है। एमा बताती है कि जो भी गॉडेस रारस के काबू में आता है उसके पास सिर्फ 7 दिन होते हैं और गेंडिस के मामले में बहुत देर हो चुकी है। अब सिर्फ एक रास्ता बचा है, गेंडिस को वापस अलास रोबन के जंगल ले जाना होगा। यह सुनकर सीता टूट जाती है और डर जाती है। उसे लगता है कि जिस जंगल ने उसकी बेटी को इस हालत में पहुंचाया वहां वापस जाना पागलपन होगा। गुस्से में वह तुरंत वहां से चली जाती है। टीका अपनी बहन को समझाने की बहुत कोशिश करती है कि उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। गेंडिस को बचाने के लिए उन्हें अलास रोबन जाना ही होगा, लेकिन सीता अपनी बेटी की जान के डर से साफ मना कर देती है। भारी दिल के साथ सब लोग वापस घर आ जाते हैं, जबकि समय तेजी से हाथ से निकलता जा रहा होता है। उसी रात सीता की आंख खुलती है तो गेंडिस बिस्तर पर नहीं होती। वह घबराकर पूरे घर में उसे ढूंढती है। कुछ पलों बाद वह गेंडिस को लॉन में चुपचाप खड़ा देखती है। जैसे ही सीता उसके पास जाती है गेंडिस भागने लगती है। अचानक वह जमीन पर गिरती है और बेहोश हो जाती है। यह देखकर सीता और टीका उसे तुरंत अस्पताल लेकर जाती हैं। सुबह एंटो और मिसेज एमा भी वहां पहुंच जाते हैं। एमा गेंडिस को लेकर चिंता में कहती है कि वह धीरे धीरे इंसानों की दुनिया से दूर जा रही है। इसका मतलब था कि उसकी रूह उस दूसरी दुनिया में जा रही थी जहां गॉडेस रारस बाकी सबके साथ रहती है। उसे बचाने के लिए तुरंत अलास रोबन ले जाना जरूरी था, क्योंकि हर गुजरता पल उनकी मुश्किलें बढ़ा रहा था। इसी दौरान गेंडिस का शरीर दर्द से तड़पने लगता है। अपनी बेटी की हालत देखकर सीता का दिल टूट जाता है और अब उसके पास जंगल वापस जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। कुछ देर बाद सब लोग अलास रोबन पहुंच जाते हैं। एमा उन्हें जंगल के एक पुराने और सुनसान हिस्से में ले जाती है, जहां कुछ लोगों के साथ गेंडिस को बचाने के लिए बड़ा रूहानी अमल पहले से तैयार किया गया होता है। गेंडिस को बीच में लिटाया जाता है, जबकि सीता उसके पास बैठकर उसका हाथ पकड़ती है और रोती रहती है। अमल शुरू होता है। एमा और एक औरत जंगल की रूहों से मदद मांगने के लिए दुआएं पढ़ती हैं, लेकिन कुछ ही पलों बाद वह दूसरी औरत अचानक बेहोश हो जाती है, जिससे वह अमल नाकाम हो जाता है। यह देखकर एमा समझ जाती है कि जंगल की रूहें भी उनकी मदद करने से इनकार कर रही हैं। उनकी आखिरी उम्मीद टूट जाती है। सीधी बात यह थी कि यहाँ गॉडेस रारस की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता था, लेकिन माँ का दिल माँ का ही होता है। सीता हार मानने को तैयार नहीं थी। वह अपनी बेटी को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती थी। इसलिए सीता रोते हुए एमा से गुजारिश करती है कि अगर कोई और रास्ता नहीं है तो वह खुद यह अमल करेगी। एमा मान जाती है और उसे कहती है कि वह सारी दुआएं ध्यान से दोहराए ताकि सब कुछ ठीक हो सके। जैसे जैसे अमल आगे बढ़ता है सीता बेहोश हो जाती है और उसे गेंडिस के पास लिटा दिया जाता है। लेकिन असल में सीता अब एक अलग दुनिया में पहुंच चुकी होती है। यह रूहों की दुनिया होती है। चारों तरफ अंधेरा।
कोहरा और भटकती हुई रूहें होती हैं। सीता अपनी बेटी को ढूंढना शुरू करती है, लेकिन हर मोड़ पर डरावनी रूहें उसे घेर लेती हैं। एक पल ऐसा आता है जब डर के कारण वो एक गहरी खाई में गिर जाती है। जाहिर है उसकी रूह को चोट लगती है और असली दुनिया में उसके मुंह से खून निकलने लगता है। एमा तुरंत समझ जाती है कि सीता की जान भी खतरे में है, इसलिए वो एंटो से कहती है कि तुरंत उस्ताद माबा को यहाँ लेकर आओ। एंटो समय बर्बाद नहीं करता और उस्ताद माबा को लाने के लिए जंगल से निकल जाता है। इसी बीच रूहों की दुनिया में सीता एक और डरावना नजारा देखती है। वही पुरानी बस उसके पीछे तेज रफ्तार से आ रही होती है। वही बस जिसमें वो पहली बार अलास रोबन पार करते समय बैठी थी। बस उसे कुचलने वाली होती है, लेकिन जैसे ही वो उसके आर पार गुजरती है, सीता को कुछ नहीं होता। अगले ही पल बस हवा में गायब हो जाती है। मुझे लगता है कि यह शुरुआत वाला वही पल था जब ड्राइवर को लगा था कि शायद बस से कोई टकराया है। शायद इस दुनिया में समय अलग तरह से चलता है, लेकिन जब सीता नीचे देखती है तो वह खुद को इंसानी कंकालों के ढेर पर खड़ा पाती है। इससे साफ होता है कि यह जगह कभी लाशें फेंकने की जगह हुआ करती थी। यह देखकर वह घबरा जाती है और वहां से भागने लगती है। तब तक एंटो उस्ताद माबा को लेकर अमल वाली जगह पर वापस आ चुका होता है। एमा उन्हें बताती है कि सीता अब रूहों की दुनिया में फंसी हुई है और उसे बाहर निकालने के लिए उन्हें एक और ताकतवर रूहानी अमल करना होगा, जिसके लिए उस्ताद माबा की जरूरत है। जाहिर है वो तुरंत तैयार हो जाते हैं। सब मिलकर नया अमल शुरू करते हैं। इधर रूहों की दुनिया में रात और ज्यादा गहरी हो चुकी होती है। इसका मतलब था कि खतरा और बढ़ने वाला था। सीता जंगल में भटकती हुई अपनी बेटी को आवाज दे रही होती है। उसकी आवाज डर और बेचैनी से भरी होती है। कुछ देर बाद उसे अचानक गेंडिस की आवाज सुनाई देती है। वो उस आवाज का पीछा करते हुए एक जगह पहुंचती है जहां गेंडिस बैठी होती है, लेकिन जैसे ही सीता उसके पास जाती है उसका खून जम जाता है, क्योंकि उस लड़की की आंखें अपनी जगह पर नहीं होती। यह देखकर सीता समझ जाती है कि यह उसकी असली बेटी नहीं बल्कि रूहों का बनाया हुआ जाल है। इधर असली दुनिया में एंटो रूहानी अमल के लिए जंगल के अंदर से दम किया हुआ पानी लेने जाता है। रास्ते में एक रूह उस पर हमला करती है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। बेहोशी की हालत में वह अपनी मर चुकी पत्नी और बेटी को देखता है, जो इसी जंगल में मारी गई थी। वे रोते हुए उसे जंगल छोड़ने को कहती हैं। शायद वे उसकी असली पत्नी और बेटी की रूहें थीं, जो नहीं चाहती थी कि एंटो के साथ कुछ बुरा हो। कुछ देर बाद एंटो को होश आता है और वह पानी लेकर अमल वाली जगह पर पहुंच जाता है। अब उसे एहसास होता है कि वह अपनी पत्नी और बेटी को तो नहीं बचा सका, लेकिन किसी और की पत्नी और बेटी को जरूर बचा सकता है। इसी बीच रूहों की दुनिया में गेंडिस खुद को उसी रहस्यमयी झोपड़ी के अंदर पाती है जिसे उसने पहले जंगल में देखा था। सबसे हैरानी की बात यह होती है कि उसकी आंखें पूरी तरह ठीक हो चुकी होती हैं, यानी वह दुनिया को एक सामान्य इंसान की तरह देख सकती है। झोपड़ी के अंदर कई रूहें होती हैं और उनके बीच गॉडेस रारस भी मौजूद होती है। गेंडिस अपनी मां के बारे में पूछती है। गॉडेस मुस्कुराकर कहती है कि उसकी मां जल्द वापस आएगी और अब यही उनकी नई दुनिया होगी। यह सुनकर गेंडिस डरकर वहां से भाग जाती है। दूसरी तरफ रूहों की दुनिया में सीता का सामना एक सफेद बाघ से होता है, जो किसी पाक निशानी की तरफ इशारा करता है। बाघ उस पर हमला करने वाला होता है, लेकिन असली दुनिया में हो रहे रूहानी अमल के असर से वह शांत हो जाता है। सफेद बाघ की रूह समझ जाती है कि यह एक जिंदा इंसान की रूह है जो अपनी बेटी को ढूंढ रही है और उसे मदद की जरूरत है। फिर वह सीता को गेंडिस तक पहुंचने का रास्ता दिखाता है। आखिरकार मां और बेटी फिर से मिलती हैं। दोनों एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगती हैं। सीता अपनी बेटी गेंडिस का हाथ पकड़ती है और उसे रूहों की दुनिया से बाहर ले जाने लगती है। काफी देर चलने के बाद वे एक बड़े दरवाजे तक पहुंचती हैं। यह असली दुनिया और रूहों की दुनिया के बीच का पोर्टल लगता था। सीता गेंडिस का हाथ मजबूती से पकड़ती है और उससे आंखें बंद करने को कहती है। इधर असली दुनिया में उस्ताद माबा और मिसेज एमा अपनी दुआओं और अमल की तेजी बढ़ा देते हैं, लेकिन तभी सब कुछ बदल जाता है। अचानक गेंडिस गायब हो जाती और उसे ढूंढने लगती है। बहुत सारी रूहें उसके चारों तरफ जमा हो जाती हैं। गॉडेस रारस गेंडिस को हवा में उठा लेती है और उसे अपने साथ ले जाने लगती है। इसका मतलब था कि उसने गेंडिस को निशान लगा दिया था और इसका असर असली दुनिया में भी महसूस होने लगता है। सीता और गेंडिस दोनों के शरीर दर्द से तड़पने लगता है।
यह देखकर सब लोग अमल की रफ्तार और तेज कर देते हैं। रूहों की दुनिया में सीता घुटनों के बल गिरकर गॉडेस से अपनी बेटी की जिंदगी की भीख मांगती है, लेकिन गॉडेस रारस उसकी गुजारिश ठुकरा देती है और कहती है कि गैंडिस अब हमेशा के लिए उसकी दुनिया का हिस्सा बनेगी। फिर भी सीता हार नहीं मानती। आंसुओं में डूबी सीता कहती है कि अगर किसी की जिंदगी लेनी ही है तो मेरी जिंदगी ले लो, मेरी कुर्बानी ले लो, लेकिन मेरी बेटी को छोड़ दो। यह सुनकर सब कुछ खामोश हो जाता है। कुछ पलों के लिए गॉडेस खामोश रहती है। पहली बार कई सालों बाद उसे एक अलग एहसास होता है। असल में सदियों बाद कोई ऐसा आया था जो किसी को आजाद करने के लिए खुद की कुर्बानी देने को तैयार था। फिर वह गैंडिस को छोड़ देती है। उसी पल असली दुनिया में सीता और गैंडिस दोनों के शरीर शांत हो जाते हैं। टीका रोते हुए उन्हें पुकारती है। कुछ ही पलों बाद गैंडिस को होश आ जाता है। आंखें खोलते ही वह अपनी मां के बारे में पूछती है, लेकिन जब सब लोग सीता की तरफ देखते हैं तो उनके चेहरे खामोश हो जाते हैं। सीता का शरीर ठंडा हो चुका होता है और उसकी सांसें रुक चुकी होती हैं, यानी वह अब जिंदा नहीं थी। उसने अपनी बेटी को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। यह सच में बहुत भावुक सीन था। फिर मिसेज एमा धीमी आवाज में कहती है कि सीता अब कभी वापस नहीं आएगी, क्योंकि उसने अपनी बेटी को बचाने के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी है। यह सुनकर गैंडिस, टीका, एंटो और वहां मौजूद सभी लोग रो पड़ते हैं, क्योंकि सदियों में किसी ने ऐसी कुर्बानी नहीं देखी थी। इसके बाद कहानी कुछ दिनों बाद अस्पताल में शिफ्ट होती है। गैंडिस की आंखों का ऑपरेशन सफल हो चुका होता है और अब उसकी आंखें पूरी तरह ठीक होती हैं। जब वह पहली बार अपनी आंखें खोलती है तो सबसे पहले अपनी मां की तस्वीर देखती है। उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी इच्छा यही थी कि जब उसकी आंखें ठीक हों तो वह सबसे पहले अपनी मां को देखे। आंखों में आंसू लिए वह उस तस्वीर को देखती रहती है। फिर वह टीका, एंटो, डॉक्टरों और नर्सों का शुक्रिया अदा करती है। फिल्म इसी भावुक और दिल तोड़ देने वाले पल पर खत्म होती है। मूवी के आखिर में यह बताया जाता है कि अलास रोबन की कहानी इंडोनेशिया की सबसे मशहूर अर्बन लीजेंड्स में से एक मानी जाती है। इस जंगल को स्कल ट्रेल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ इंसानी खोपड़ियां और पुराने अवशेष अक्सर मिलते हैं। लोकल कहानियों के अनुसार जंगल में दिखाई देने वाले सफेद बाघ असली जानवर नहीं होते, बल्कि निगहबान रूहें होती हैं जो अलास रोबन की रहस्यमयी दुनिया की हिफाजत करती हैं। तो प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों, यह थी मूवी अलास रोबन। उम्मीद है आपको यह खतरनाक इंडोनेशियन हॉरर कहानी पसंद आई होगी। इस मूवी में हमने देखा कि कैसे एक शापित जंगल, रहस्यमयी रूहें और आम सफर को खौफनाक सपने में बदल दिया। लेकिन हॉरर से ज्यादा इस मूवी ने हमें मां और बेटी के बीच का भावुक रिश्ता दिखाया, क्योंकि सीता अपनी बेटी गैंडिस को उस अंधेरी रूहानी दुनिया से बचाने के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार थी। और अगर आपको यहां मूवी उतनी पसंद नहीं भी आई तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे चैनल पर आपके लिए एक और बेहद खतरनाक हॉरर मूवी मौजूद है, जिसका नाम है मामा पेसंदरी नेरका, जिसे मामा ई मैसेज फ्रॉम हेल के नाम से भी जाना जाता है। यह मूवी पुत्री नाम की एक लड़की की कहानी दिखाती है, जिसे अपनी मर चुकी मां के फोन नंबर से रहस्यमय मैसेज आने शुरू हो जाते हैं। धीरे धीरे वे मैसेज उसे टैरो कार्ड्स, काले राज और रूहानी खतरे के एक डरावने खेल में खींच लेते हैं। अगर आपने वह वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो अभी जाकर जरूर देखें। यकीन मानिए, उस मूवी को देखने के बाद आप किसी मरे हुए इंसान के नंबर से आने वाले मैसेज को नजरअंदाज करने से पहले 2 बार सोचेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले मेरी एक छोटी सी गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको यह मूवी कैसी लगी। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।